ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, अब हमने जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने क्लास का पैटर्न आपकी सजेशन पर अब ये रखा है कि पहले हम बाय डिफॉल्ट सबको म्यूट कर देते थे और फिर क्वेश्चन के लिए रेज हैंड बेस्ड क्वेश्चनिंग करते थे। वन ऑफ यू सजेस्टेड कि हम आप लोगों को अनम्यूट रखें और फिर आप अपने चॉइस पे जब सवाल पूछना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लें और जब चाहें तो आप अपने आप को म्यूट कर लें। तो अब म्यूट और अनम्यूट का कंट्रोल आपके पास होगा और यू यूज इट फॉर आस्किंग क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो पुट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि ऐसे टाइम में कि जब कोई नॉइज आपकी वजह से लेक्चर में पैदा हो रहा हो तो आप अपने आप को उस टाइम में म्यूट रखें या उस नॉइज को रोकें या आप उस वक्त म्यूट रखें ताकि बाकी लोग उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो वी विल फॉलो दिस वे ऑफ क्लास। अच्छा, दूसरी चीज ये कि लास्ट टाइम हमने अटेंडेंस इधर ली थी अटेंडेंस शीट पे। अब आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है बल्कि अब हम अटेंडेंस ऐसे लेंगे कि हमारे इसी ग्रुप में चैट का वो अवेलेबल है और आप लोग अब जब क्लास आपने ज्वाइन की है तो अपना उस पर मैसेज भेज के उस टाइम के हिसाब से उस पर भेज दें ताकि फिर वी कैन लेटर ऑन use that to enter your attendance in our attendance sheet. So that will be a reference and a record. तो अब हम अटेंडेंस उस तरह से कॉल करने के बजाय हम वहां से अटेंडेंस बनाएंगे। तो आप जो लोग सब मौजूद हैं दे मे सेंड अ मैसेज। सर इसमें तो एक प्रॉब्लम आएगी ना फिर जी, हम जब दोबारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो वो तो चैट खत्म हो जाएगी। नहीं, अच्छा, एक तो चैट उसमें रिकॉर्डेड रहती है। हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो चैट रिकॉर्डेड रहती है और अगर ऐसा होगा भी तो आप ये कीजिए, इन एनी केस वो तो हमें करना है कि जब आफ्टर 50 मिनट्स जो के बाद हम दोबारा तो आप अच्छा, जब हम दोबारा शुरू करें तो आप दोबारा उसमें मैसेज भेजें ताकि अगर पहले हिस्से एक तो पहले हिस्से में वो रिकॉर्ड रहेगी और अगर इरेज हो जाती है तो आप जब हम रीज्वाइन करें तो आप दोबारा अपना मैसेज भेजें ताकि अगर रिकॉर्ड रहती है तो हम दोनों में आपको पार्ट्स में हो जाएगी और अगर नहीं है तो हम कम से कम सेकंड पार्ट की वजह से आपको दोनों हिस्सों में आपकी अटेंडेंस लगा सकेंगे अगर ऐसा हुआ। अदरवाइज वी विल कैरी आउट एन अरेंजमेंट के वो दोनों में आपका रिकॉर्ड रहे। बट एनीवे आप ये कीजिए कि आप फर्स्ट पार्ट में भी अपनी अटेंडेंस उसमें भेजिए चैट में और जब हम एक दफा बीच में ब्रेक आएगी और आप दोबारा ज्वाइन करोगे तो आप फिर अपना मैसेज भेजिए। तो फॉर बोथ पार्ट्स आपने अपनी अटेंडेंस भेजनी है एनीवे। वो रिकॉर्ड रहता है या नहीं रहता दैट वो एक अलग इशू है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे अगर उसमें कोई ऐसा मसला हुआ, मगर आपने दोनों में भेजनी है इन एनी केस, राइट? ओके ओके सर। अच्छा, ओके सर। अच्छा, अब आप में से एक दो जैसे सीआर और इस तरह के लोग वो लेक्चर के दौरान मैं आपसे पूछता भी रहूंगा ताकि आई गेट अ रिस्पॉन्स कि क्या चीज समझ आ गई है, क्या चीज पूछनी है। आप वो इंटरेक्शन जस्ट फ्यू ऑफ देम वो इंटरेक्शन कर सकते हैं और बाकी एट एनी टाइम जब उन्हें क्वेश्चन पूछना हो या कोई ऐसी बात हो तब इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा वो टू वे रखने के लिए कि हमें मालूम हो कि आपको कोई बात कही है तो वो पता चल गई है, समझ आ गई है, तो मे बी सीआर या समबॉडी जो आप में है कैन डू दैट, राइट? ओके, अच्छा, अब हमारा आज 8th लेक्चर है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के। वी हैव कवर्ड 7th लेक्चर on this Zoom and uploaded all of them on YouTube, and we have put the slides up to those 7 lectures on our classroom and provided a link of YouTube there also. अब ये बताइए कि पहले आपको मैंने अक्सर तो हम क्लास में ये कहते हैं कि ओके एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास, लेकिन
अभी हम क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम की सेटलिंग फेज से होने के बाद ये कर रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू दैट लिबर्टी दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी प्रीवियस क्लास। अगर आप जब दोहरा रहे थे और 7 लेक्चर्स को जब दोहराया है यूट्यूब से या जूम से, तो आपको उसमें से किसी भी लेक्चर में कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मेरे से पहले, क्वेश्चन फ्रॉम एनी लेक्चर प्रीवियस। ओके Okay, sir. you are fine with them? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right, good. अच्छा, how about the projects part? हमने आपको जो प्रोजेक्ट दिए हैं, एक आपका उसका प्रोजेक्ट का रिवाइज्ड पार्ट 1 जो है प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट 1 है उसका रिवाइज्ड का आपका ड्यू है ऑन दिस कमिंग थर्सडे, और 2 जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को है ड्यू, जिसमें आपने थ्योरेटिकल सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एज पार्ट ए एंड पार्ट B1 सबमिट करने हैं। Are you all right with those projects, understanding of the projects, or anything you want to clarify from them? सर वो थ्योरी पार्ट जो लास्ट लैब में दिखाया था, रिकॉर्डिंग देखा था, उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी Okay. कि उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर उसका कोई लैब में कोई थोड़ा सा उसका डेमो पार्ट वगैरह मिल जाए तो हमें आइडिया हो जाएगा फर्स्ट हैंड के उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी और व्हाट वी आर डीलिंग विद। अच्छा, अब उसका ये है कि बेसिकली आपको इस केस में तो ये भी अच्छी बात है कि आप क्यूडा सी में ये इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन C++ में है आपकी। अच्छा, अब C++ तो माशाल्लाह आप लोगों को काफी ठीक ठाक आती है। हमने कुछ 2 लैब्स जब PDC की थी तो उससे हमें ये एहसास हुआ कि आपके कोर्स में C++ इज कंफर्टेबल। अच्छा, अब सिर्फ क्या रह गया कि सिर्फ अब आपका जो एडिट पार्ट है, जो लर्निंग का कोर्स से आपको कोड तो लिखना आता है, मगर अब हम यहाँ पर आपको इस कोर्स में या किसी भी कोर्स में ये सिखाएंगे कि आपको जेनेरिक C++ लिखना आती है, लेकिन अब हाउ टू अप्लाई इट इनटू डिफरेंट फील्ड्स। तो अब आप ये कर रहे हो कि C++ की कोड के राइटिंग जो आपको आती थी वो आप देख रहे हो हाउ इट कैन बी यूजफुल इन डेवलपिंग सॉल्यूशंस इन क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अब हम इसको अप्लाई करने के तरफ फोकस करेंगे, वी एस्यूमिंग कि आपको लैंग्वेज आती है। अच्छा, अब आपको इवन लैंग्वेज में कोई आपको नजर आए कि यार इस एप्लीकेशन को मैं जब इस लिख रहा हूं तो मुझे कोई लैंग्वेज का इशू भी आ रहा है, लैंग्वेज में मुझे कोई कंस्ट्रक्ट नहीं मिल रहा या कोई समझ नहीं आ रही कि इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, इवन दो क्वेश्चन यू कैन आस्क। लेकिन मेन आपका हमारा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट ये है कि लैंग्वेज आपको आती है, अब हाउ टू अप्लाई इट एंड बिल्ड दीज सॉल्यूशंस जो हम आपसे कह रहे हैं। लाइक अब आपके सवाल, अब अगरचे आप दोनों एरिया में जा सकते हो, मगर ज्यादा ये हो कि यार हाउ टू अप्लाई व्हाट इज टू बी डन हियर, ये आपका ज्यादा वरी होना चाहिए एज ए डिजाइनर। तो मैंने ये किया था, आपके ये था, पहले दिया था इंडिविजुअल प्रोजेक्ट 1 और इसके अंदर ये फेज 1, फेज 2 और फेज 3 है। ठीक है। अच्छा, जो फेज 1 है इसका, अच्छा इसको मैंने मैंने आपको इसको फिर, क्योंकि ये आप उस टाइम में कंप्लीट नहीं कर सके थे, तो मैंने इसको आपको फिर कुछ थोड़े से टाइम एक्सटेंशंस देकर और इसको 2 प्रोजेक्ट्स में ब्रेक कर दिया है। जनरली फेज 1 को हमने प्रोजेक्ट रिवाइज प्रोजेक्ट 1 में कर दिया है और 2 और 3 को रिवाइज प्रोजेक्ट 2 में कर दिया है।
तो ये अब हमारा Yes, sir. रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट 1 जिसकी डेट ये थर्सडे है। इसमें आपने फेज 1 को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना है। ये जहां सी लिखा है, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड C/C++, यानी C++, yes sir. हर जगह जहां भी हम सी कहें या C++ कहें, दे मीन बोथ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सी लिखने से अमूमन ये होता है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। C++ का भी बेसिक कोड जो सी वाला पार्ट है, आपको उस हद तक ही इसमें यूज आएगा। तो इफ यू लैक इन सम वे knowledge about the classes and object definitions and things, you may not worry too much. C++ का भी Yes. वो पोर्शन जो C लाइक है, आपने जनरली वो इस्तेमाल करना है इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, डिजाइन में आपने अपने बताना है किसी ब्लॉक डायग्राम के जरिए से, सूडो कोड के जरिए से डिस्क्राइब करके अपनी अप्रोच को। ब्लॉक अमूमन बहुत सारी बातें आप ब्लॉक डायग्राम में कह सकते हैं, फ्लो डायग्राम में कह सकते हैं, सूडो कोड में कह सकते हैं। ठीक, Yes sir. अच्छा, अब आपका ये सारा प्रोजेक्ट इफाइन साइफर का है, जो एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है साइफर की। यही प्रोजेक्ट लेटर ऑन जब आप ये सारे इसके पीसेस को इकट्ठा करना सीख लेंगे, तो हम लेटर पार्ट में यही प्रोजेक्ट आप DES और AES में भी करेंगे, विच आर द मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। तो आपने ये Yes, sir. पीसेस स्टेज पे बिल्ड किए होंगे। ओनली आपके जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ब्लॉक है, उसके अंदर आप DES और AES फिट करेंगे, एंड जनरली ऑल दिस विल वर्क देयर with small changes, but most of it you would have learned के how when you put encryption decryption into a system, क्या क्या इशू आते हैं और आप उनको कैसे हैंडल करते हो। तो हमारा एम ये है, आपने Yes, sir. बाद में उस पे जाना है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हमने पढ़ाया भी है, और आपको उसका ये फीलिंग देना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया था वो प्रैक्टिकली कैसे लिंक होता है इनटू ए सिस्टम। ये हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद है। तो इसमें जो ये फेज 1 जो आपका प्रोजेक्ट 1 में है, जो आपने सबमिट करना है थर्सडे को, उसका डिजाइन भी और इम्प्लीमेंटेशन भी, 2 अलग अलग पार्ट्स होंगे। डिजाइन को आप पार्ट ए में सबमिट करोगे, और इम्प्लीमेंटेशन को आप पार्ट B1 में सबमिट करोगे इन योर लैब थिंग। ओके सर, वो इम्प्लीमेंटेशन का ही है। थ्योरेटिकली तो डिजाइन तो हम कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही फ्रॉम स्क्रैच कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, ओके, चलिए। तो अब इसके अंदर ये जो फेज 1 है आपके इस प्रोजेक्ट का, वो है, मैंने इसको सिंपल काम किया कि आपने सिर्फ एक लेटर की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए सिस्टम बनाना है। क्योंकि फेज 2 जैसा आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं उनमें ओके, अमूमन आपके पास सिस्टम जो होते हैं वो एक टेक्स्ट की फाइल्स होते हैं, जिसका मतलब है एक फाइल जिसमें बहुत सारे लेटर्स या ईमेल या इस तरह की चीज है, या आपका कोई प्रोग्राम, और आप उनको एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे होते हो। तो हमने टू स्टार्ट Yes, विद, sir. आपका काम आसान रखने के लिए, क्योंकि आप पहला प्रोजेक्ट कर रहे हो, हमने कहा आपने सिर्फ एक लेटर को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके दिखाना है। जैसे जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराई थी, तो इवन एक वर्ड जब किया था तो वो हेलो था, उसके अंदर भी HELLO, ये 5-6 लेटर्स थे। और आपने जब कैलकुलेट भी किया था तो पहले H के लिए कैलकुलेशन की, फिर E के लिए। हम कह रहे सिर्फ आप एक एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर बनाएं जो एक वक्त में सिर्फ एक लेटर को एनक्रिप्ट कर सके, डिक्रिप्टर जिसको आप एक लेटर दे और उसको डिक्रिप्ट कर सके। ऑब्वियसली दोनों को आपको एक ही की अप्लाई करनी है, सिमेट्रिक की में एक ही की अप्लाई करनी होती है। तो आपने इसमें बनाना ये है, जो इस केस में जो मैंने अपनी स्लाइड में भी आपको बताया था कि आप ये बना रहे हो, इस पहला केस, बिल्ड एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर फॉर P, C and K विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। तो आप एक एनक्रिप्टर बना रहे हो, ये एनक्रिप्टर आपने एक डिजाइन करना है।
एक लेटर के लिए, और इधर एक डिक्रिप्टर आपने बनाना है एक लेटर के लिए। ये अगर एफाइन साइफर है तो यू नो कि एनक्रिप्टर का एक्सप्रेशन क्या है एंड यू नो कि डिक्रिप्टर का एक्सप्रेशन क्या है। यू नो दैट। बिल्कुल, यस सर। वो ये आपका पी है। एनक्रिप्टर को हम कह रहे हैं एक लेटर, पी का मतलब है यहां आपको एक इंग्लिश लेटर एंटर करोगे, दिस इज योर पी। और यहां आपका ई है जो के है, जो की अप्लाई करते हो, ये भी हम सिंगल लेटर कह रहे हैं। यहां आपका सी है जो इसकी आउटपुट है। यस सर। हम अपनी टेस्टिंग में चाहे, वरना डिक्रिप्टर तो इंडिपेंडेंटली एक सी लेगा और वही केस पे आप अप्लाई करोगे, और यहां पे डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम होगा और यह आपको यस सर। पी मिल जाएगा। अच्छा, राइट। अब आपने क्या करना है, हम कह रहे हैं कि पहला पार्ट में आप ये एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर बनाएं और यूजर से ये चीजें लें। तो आपका ये अब ये आपका सी कोड है, सी कोड शुरू हुआ एनक्रिप्टर का। इसमें एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जैसे मैं कह रहा था कि पी, ये जो आपकी के इस केस में होती है, इट कंप्राइजेज ऑफ टू कीज, एक K1 जी, K1 K2 विच इज मल्टीप्लिकेटिव की, और K2 जो कि एडिटिव की है। ये आपके दो कीज की कॉम्बिनेशन जो है वो की है इस केस में। और अब आपका ये एल्गोरिदम मैं बताया था कि दिस इज P इनटू K1। आपको एल्गोरिदम इसका पता है, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है बताइए। P इनटू K1, ये P इनटू K1 प्लस K2, दिस इज योर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉर ए फाइन साइफर। ये आपका एनक्रिप्शन हाँ जी, एल्गोरिदम। फार्मूला। अच्छा, तो अब आपका ये कोड क्या होगा, सी में कोड लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं, जी कोड स्टार्ट हुआ गेट, एंड उसमें वो कहेगा आप प्रिंट करोगे गिव मी ए प्लेन टेक्स्ट लेटर। बिल्कुल। आप यहां पर उससे पी इनपुट कर लोगे। जी वो लेट से वो कोई लेटर भी अगर एंटर करता है, अब आपके पास टेबल है, उस टेबल से उस लेटर का आप नंबर फाइंड करोगे जब प्रोग्राम चलेगा, लेकिन आपने उससे एक लेटर ले लिया। अच्छा, जी फिर आपने कहा यूजर से गिव मी K1 एंड K2, जी उससे आपने K1 K2 ले लिए। जी ओके, अब क्या करना है, आपका प्रोग्राम ने यूजर की ये इनपुट्स ली और इनको पहले वो जो टेबल आपके पास है जो 0 से 25 तक इन लेटर्स को लिंक करती है, हाँ जी उस टेबल से P का एक इंटीजर नंबर निकाला, एक जी K1 का निकाला और एक K2 का निकाला। जी, ऐसे ही। आपने कोड में ये एक्सप्रेशन क्या आप सी में लिख सकते हो कोड में, कैन यू लिख एनकोड, सकते हैं। लिख सकते हैं। तो आपके पास अब यहां एक वैल्यू है P की, K1 की, K2 की, जो आपने यूजर से ली थी, उनके नंबर भी आपके पास हैं। आपने वो नंबर इस एक्सप्रेशन में डाले विद मॉड, हाँ ये ख्याल रहे आपका ये मॉड अलजेब्रा है, जी विद मॉडल मॉड 25, वो सॉरी मॉड 26, वो 25 तक जाएगा। तो ये Yes, sir. कैलकुलेशन Loop विद 25 मॉड 26, टोटल जो करेक्टर होंगे हमारे। बिल्कुल। आपने यहां नंबर डाले हुए हैं, आपने यहां नंबर हाँ अब जी, डाले, यहाँ तो नंबर डालेंगे, और जो मोड एन है, मोड एन वो है जो अल्फाबेट करेक्टर टोटल कितने हैं, टोटल 26 हैं। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आपको अब सी का यहां कैलकुलेशन आप करोगे जब सी में, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा सी। ये आपका एक वेरिएबल लेट से सी, उसमें आपको जी एक नंबर आ जाएगा। अगर अब आपने इसका रिजल्ट प्रिंट करना है तो नॉर्मली हम क्योंकि टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप फिर इस नंबर के अगेंस्ट टेबल को फिर कंसल्ट करो, वहां से लेटर निकालो और प्रिंट कर दो योर साइफर टेक्स्ट इज दिस। जी तो आपका ये एनक्रिप्शन सिस्टम पूरा बन गया। यू हैव बिल्ट एन एनक्रिप्शन सिस्टम जिसका ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, जिसमें से आपने P और K यूजर से लिया है और उसको C आउटपुट कर दिया। यू हैव बिल्ट एन एनक्रिप्शन सिस्टम। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह की चीज
अब आप यहाँ बना रहे हो डिक्रिप्ट में करने हैं। डिक्रिप्ट में, और डिक्रिप्ट में आप कह रहे हो कि मेरा डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है C-K2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, हाँ मल्टीप्लाइड बाय K1 इनवर्स। K1 का इनवर्स। ओके, अच्छा अब सिर्फ ये रह गया, इसके अंदर अब C कोड क्या होगा? आपके पास K1 K2 इधर भी है, ये जो K1 K2 इधर होता है यही यूजर से इस केस में, क्योंकि सेम की होनी चाहिए अगर आपने उसी नंबर को डिक्रिप्ट करना है। हाँ सेम की हमेशा जरूरी नहीं है, एज ए जस्ट डिक्रिप्टर आप बना रहे हैं तो आप यूजर से अगेन K1 K2 लें, उसके अंदर ये वैल्यूज डालें और आप P प्रिंट कर दें, जस्ट लाइक एनक्रिप्टर, आपका इंडिपेंडेंट डिक्रिप्टर बन गया। ओके, do you see that? Is there any problem in this? No sir. Okay. सर मेरे एक क्वेश्चन है इसमें जी। जो ये हम जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा इसमें हम प्राइम नंबर निकालेंगे, Relative prime number. रिलेटिव प्राइम नंबर। अच्छा, कहाँ पर क्योंकि कह रहे हैं? इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटेड जी। इनवर्स 26 है, 26 मोड n है, तो 26 का जो मोड होगा उसका जो 26 में जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो 12 आ रहे हैं। जी जी 12 मतलब कि 12 वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, जी जी जो 26 से डिवाइड नहीं होते। जी ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हम वो वैल्यूज पुट करेंगे, ये दूसरी भी पुट कर सकते हैं, जैसे इवन नंबर भी पुट कर सकते हैं। अब ये हमने जो हमने क्लास में सीखा था, हम असल में उसको ही अप्लाई कर रहे हैं। क्लास में हमने बार बार ये सीखा कि हमारी ये जो की K1 होगी, जो मल्टीप्लिकेटिव साइफर के लिए इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव पार्ट ऑफ द साइफर है जी। दिस K1 हैज टू बी ए मेंबर ऑफ Z26 स्टार। जी जी Z26 स्टार का जो सेट है, दिस की हैज टू बी इन दिस, इट कैन नॉट बी एनीथिंग आउट ऑफ इट। क्यों? अगर हम एनी की आउट ऑफ बियॉन्ड दैट सिलेक्ट कर लेंगे यहां पर, तो यहां तो शायद वो कैलकुलेशन कर भी दे, लेकिन जब वो डिक्रिप्ट करने का टाइम आएगा तो उसका K1 इनवर्स आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। सही, आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका सिस्टम सही नहीं है। तो इस केस में हमारे लिए पाबंदी है कि K1 शुड बी ए मेंबर ऑफ Z26 स्टार, विच इज ये वाले नंबर है 1 जो आपने एक दफा लिस्ट किए थे। देयर आर 12 नंबर्स, and which are those 12 numbers which are relative prime to 26। ठीक है, तो ये वो वाले 1 3 एटसेट्रा जो आपने सारे डाले हैं। तो K1 जब आप यूजर से ले, आप अब ये आपके प्रोग्रामर की वो है स्मार्टनेस के, हाउ इंटेलिजेंट प्रोग्राम डज ही मेक। जब आप K1 कहें, ओके आप कहें कि एंटर की K1, सपोज K1, और वो यहां गलत एंटर कर देता है, इस सेट का नंबर एंटर नहीं करता, तो आप उसको कहें सॉरी एंटर द करेक्ट, ट्राई अगेन। हाँ नहीं, ट्राई अगेन नहीं, आप गाइड कर दे उसे कि प्लीज एंटर अ नंबर विच इज रिलेटिव प्राइम, ओके एंटर अ नंबर फ्रॉम Z26 स्टार, ये कह दो। सही है। योर की इज नॉट राइट, प्लीज एंटर द करेक्ट की, या एंटर अ की फ्रॉम, या आपका मैसेज की नोयत है एंटर अ की फ्रॉम Z26 स्टार और एंटर अ नंबर विच इज रिलेटिव प्राइम टू 26। कोई मैसेज उसे दें, हिंट दें कि भाई आपकी की गलत है, उसने क्या की डालनी। हर दफा जब वो ये की यहाँ डालेगा, आप उसको एक अरे में आपने ये नंबर डाले हुए होंगे, आप फटाफट जाओगे और वहां से चेक करोगे इज इट वन ऑफ देम। अगर इफ इट इज वन ऑफ देम आप कहोगे गुड एंटर K2। अगर वो उसमें नहीं है, आप उसको कहोगे कि सॉरी इट्स नॉट इन द सेट, द की इज नॉट प्रॉपर, प्लीज एंटर इट अगेन।
ओके, सही है। तो इस तरह आप सही K1 यहां शुरू में ही ले लोगे, ताकि जब आप डिक्रिप्ट करो उस टाइम आपको यहां K1 इनवर्स कैलकुलेट करने का मसला ना आए, वरना फिर आपने इधर तो K1 ले भी लिया तो आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग। यस सर। अच्छा, अब जो आपका डिक्रिप्टर है, इसमें आपने जो कोड हमने लिख दिया है कि आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ये है, इसका मतलब है कि K2 आपके पास जो है उसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी -K2, या उसको सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज पॉसिबल, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन आपने K1 जो लिया है यूजर से, उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां आपका कोड होगा इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। डिक्रिप्टर में फंक्शन एक बनाएंगे आप, और वो फंक्शन क्या बनाओगे, एक उसका आप ब्रूट फोर्स मेथड रख सकते हो कि आप इस सेट में, ये Z26 स्टार के सेट में बारी बारी K1 को उन नंबरों से मल्टीप्लाई करो और उसका मॉड 26 लो, और अगर आंसर 1 आ जाए तो जो नंबर है आप कहो वो K1 इनवर्स है। एक ब्रूट फोर्स मेथड ये है, ठीक है? हेलो जी सर, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, आप बीच में जब मैं कहूं तो आप यस कहें, ताकि मुझे पता चल रहा हो कि आप लोग यू आर विद अस। एक आदमी खाली काफी है। अच्छा, तो ठीक है सर। दूसरा तरीका आप ये है कि मैंने जब आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिखाया था तो एक साइड में मैं एल्गोरिथम लिखता जा रहा था बारी बारी। उसकी वजह थी, आप सोच रहोगे कि हम अभी ये डायरेक्ट टेबल में कैलकुलेट हो रहा, हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सीखा है। डू यू नो दैट? हमने किया था एक्सटेंडेड। अच्छा, वहां जब हम टेबल पे कर रहे थे तो साइड में एल्गोरिथम भी लिख रहे थे कि भाई ये कैसे कैलकुलेट हो। यू शुड यूज दैट एल्गोरिथम नाउ बिकॉज यू आर प्रोग्रामिंग, और आपको एल्गोरिथम भी पता है फॉर कैलकुलेटिंग दिस K1 इनवर्स। जी, वो बहुत ही अच्छा होगा, वो आपके आइंदा भी काम आता रहेगा। ठीक हो गया? ऐसा ही है। तो अब बताइए, कोई मसला है इस एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर के बनाने में? नो सर। अब जो ये की आगे, एनी अदर प्रॉब्लम, कहीं और आगे कोई प्रॉब्लम बताओ इसमें कहीं? नो सर। ओके सर क्वेश्चन नंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 बता दें, अलजेब्रिक अटैक होता क्या है, थोड़ा सा ये गाइड हो जाए। ओके ओके। क्योंकि इसमें आपने दो लेटर बताए हुए हैं, क्योंकि अच्छा, मैंने लेक्चर भी आपके देखे हैं, लेक्चर में मुझे क्लियर समझ नहीं है, तो अगर आप दोबारा समझा दें। ओके ओके, चलिए। आप टू तो आप लोग देख लोगे कि की जनरेटर जो होगा, इट की जनरेटर ने खाली खुद से K1 और K2, वहां आप यूजर से ले रहे थे, यहां आप प्रोग्राम के थ्रू K1 K2 बना रहे हैं। आप एक प्रोग्राम चलाओगे, K1 के लिए आप रैंडमली इस अरे से एक नंबर पिक कर लोगे, सही है। और लेकिन सर इसमें एक क्वेश्चन, K2 के लिए रैंडमली आप रैंड मॉड 26 करोगे तो एनी नंबर बिलो 26 आ जाएगा, तो वो K2 होगा। तो जो की जनरेटर है, इस केस में आप यूजर से K1 K2 मांग रहे थे, की जनरेटर जब आप रन करोगे तो वो खुद रैंडमली एक वैलिड K1 और K2 दे देगा। ये सिर्फ की जनरेटर का काम इतना है। जी, सवाल आप पूछ रहे हैं? सर यही है कि इसमें भी हमने यही निकालना है, एक तो इनक्रिप्ट हो जाएगा इसमें, इनक्रिप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो डिक्रिप्टर कैसे होगा, क्योंकि रैंडम अच्छा, की वर्ड निकाल रहा है। आपने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्टर बनाया है 1 में, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। हाँ जी। 2 में मैंने आपसे बहुत छोटा सा पार्ट मांगा है। वो ये मांगा है, जब आपने ऊपर ये बनाए थे एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर, तो ये की जो थी, आपने यूजर से कहा था गिव मी द की, और उसको बेचारे को बार बार आप कह रहे थे कि ये की गलत है, इसको ठीक करो, और उस आप मांगते थे। ये जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली हुई थी कि वो ढूंढे कि Z26 का ही नंबर है K1 में, और K2 में K1 में Z26 स्टार का नंबर होना चाहिए और K2 में Z26 का नंबर होना चाहिए। ये काम आप यूजर से करवा रहे थे। की जनरेटर का सिर्फ ये काम है कि वो जब आप उसको रन करो, यहां आपका की जनरेटर एक बना हुआ, की जनरेटर, ये पार्ट 2 के लिए की जनरेटर, ठीक है? ये एक प्रोग्राम बहुत छोटा सा काम है।
आप जब इसको प्रेस करो, ओके, की जनरेटर गो, जब आप गो कहोगे रन, वो यही कीज रैंडमली वैलिड कीज जनरेट करके आपको आउटपुट कर देगा, K1 एंड K2। आप कहेंगे ओके, असल में की जनरेटर आप जब प्रैक्टिकल सिस्टम में जाते हो तो आप हर सेशन में ये की जनरेट करवाते हो। तो की जनरेटर आपको वैलिड की हर दफा एक रैंडम अप्रोच के जरिए से जनरेट करके देता है, जो आप दूसरे एंड पे भी भेज देते हो और दोनों लोग वो की इस्तेमाल कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल सिस्टम है। तो हम ये बता रहे हैं कि की जनरेटर ने ये काम जो पहले आप की यूजर से जनरेट करा रहे थे, ये इसने ऑटोमेटिकली वैलिड की जनरेट करनी है। तो जब आप इसको कहोगे ओके गो, लेट्स से आपने बटन प्रेस किया या कहा गो, वो आपको एक पेयर ऑफ K1 एंड K2 दे देगा, आउटपुट कर देगा। K1 ये कि यस सर, वो ये मेक श्योर करेगा कि दे आर द वैलिड कीज। जो पहले जिम्मेदारी यूजर पे थी, पहली बात ये कि वो रैंडमली, अब उसने रैंडम जनरेट करनी है, रैंडमली वो एक इंडेक्स जनरेट करेगा और ये Z26 में वो इंडेक्स जो होगा इट शुड बी अप टू फ्रॉम 0 to 11, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 11 और उसको इंडेक्स करेगा इस अरे में जो आपकी है Z26 की अरे में। आप समझे? यस सर। आप एक इंडेक्स बनाएंगे विच इज नथिंग बट रैंड, आप रैंड फंक्शन से बनाओगे। इस रैंड फंक्शन को मॉड लोगे आप 12 से। इसका मतलब है कि सर जी 12 से क्यों मोड लेंगे हम? आपका जो Z26 है इसका साइज 12 है और इसकी जो अरे है उसकी इंडेक्स फ्रॉम 0 to 11 है। आपने एक अरे बनाई हुई है जिसमें ये नंबर डाल के खुद ही तैयार किए हुए हैं। यू हैव एंटर्ड, यू हैव बिल्ट एन अरे जिसमें ये अरे नंबर फिल्ड है। ये अरे आपने बनाई हुई है अपने प्रोग्राम में। अब की जनरेटर इनमें से रैंडमली एक नंबर पिक करना चाहता है। हाँ जी। ये अरे मोर देन 12 भी तो हो सकती है। नहीं, आपके Z26 स्टार में, जैसे हमने एक दफा लिस्ट किया था, रिलेटिव प्राइम ऑफ 26 हैं। देयर आर ओनली 12 नंबर्स जो आपके रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं। दे आर द ओनली नंबर, जिसमें आपने एक दफा लिखे भी थे कि ये 1 है, 3 है, फिर 5 है। आपने इसमें लिखे थे सारे नंबर, यू रिमेम्बर? ऐसे तमाम नंबर जो 26 के रिलेटिव प्राइम है, खाली वो नंबर इसमें हो सकते हैं। सर इससे कम नहीं हो सकते 12 से? 12 मार्क से कम नहीं हो सकते? नहीं ओ नहीं। हाँ देखो, ये आप एक अरे बना रहे हो उन तमाम नंबरों की जो 26 के रिलेटिव प्राइम है और जो K1 के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। इस लिस्ट में से आप कोई एक नंबर चूज करोगे। आपका की जनरेटर इस 12 इज द टोटल पॉसिबिलिटी। ये 12 नंबर टोटल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना? आप इनमें से एक पिक करना चाहते हो। ये है 1, 3, 5। आप बताइए 12 नंबर्स क्या क्या है? यहाँ 7 है, ठीक है ना? और आगे और भी है, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो कि इस अरे में से की जनरेटर रैंडमली कोई एक नंबर पिक करे और आपको कहे हियर इज K1, ओके? यस सर। तो इस क्योंकि अरे का साइज 12 है और आप इसी में से एक नंबर पिक करना चाहते हो, तो आपने एक इंडेक्स बनाना है जो विद इन दिस रेंज हो। ये आप इंडेक्स बना रहे हो इस अरे का, जिसमें आप कह रहे हो रैंड मॉड 12। इससे क्या होगा? I will be a number between 0 to 11, ठीक है? अब अगर इस अरे का नाम आपने फर्स्ट करो A रखा हुआ है जी, अगर इस अरे का नाम आपने A रखा हुआ है, आप कहोगे मेरा K1, इस प्रोग्राम में आप कहोगे K1 is equal to AI, where I आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो इस तरह रैंड मॉड 12। ठीक हो गया?
सही। ये आपका K1 बन गया। हाउ वुड यू मेक K2? की जनरेटर K2 कैसे बनाएगा बताइए। ओके, ओके, अच्छा, वी आर बैक। वो रिकॉर्डिंग की वजह से बीच में ग्लिच आया था। यू हैव टू रीजॉइन ऑल ऑफ यू। जी अच्छा, जी। अब मुझे बताइए K2 कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे? K2 मेरे ख्याल से सर 26 मतलब के 26 करेक्टर से निकालेंगे, उसमें से वो अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यू निकालेगा। ओके, ठीक। सी कोड में आप लोग कह रहे हो ना, कोड में लिखने का मसला है, तो सी कोड में इस बात को कैसे कहोगे? इस बात को सी कोड में कैसे कहोगे? अच्छा, चले मैं बताता हूं कैसे कहोगे और फिर आप देखोगे हाउ ऑब्वियस इट वाज। आपका K2 इज नथिंग, इट कैन बी एनी नंबर इन Z26, ठीक है? तो इट इज नथिंग एनी रैंडम नंबर बट विद इन Z26। आप कहोगे रैंड, आपके पास रैंड फंक्शन है। ये बैकएंड पे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, पता नहीं किस लड़के की है, अच्छा इसकी भाई, वजह से क्लियर अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, काइंडली आपके जिस किसी केस में ये नॉइज है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें खुद, क्योंकि हमने आपको फ्रीडम दी है कि यू कैन एनी टाइम आस्क क्वेश्चन। जिस केस में ये अब्दुल्ला नॉइज, माइक ऑफ कर दो। काइंडली आप लोग, बल्कि आप चाहे तो सब लोग माइक ऑफ कर लें, और जो भी, अब जब आपको सवाल पूछना हो तो आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, सर अभी भी वही आ रही है। सर आप म्यूट कर लें, फिर उसके बाद जी सर आप इनको म्यूट कर दें तो फिर हम बाद में अपना अनम्यूट कर अनम्यूट लेंगे, कर सबको कर दें। लें जी, सबको कर लें। ओके, अब्दुल्ला चलिए, चलिए ठीक, हम ये कर लेते हैं। शायद ये भी आ रही है। बड़ा बंद क्या कर रहे हैं यार? लो म्यूट ऑल ऑफ यू। अच्छा, क्या? ओके, चलिए हमने म्यूट कर दिया। ये सर अब सही है। ओके, तो अब आई वॉन्ट सम ऑफ यू टू बी अनम्यूटेड, तो हु आर अनम्यूटेड एट दिस टाइम? ओके, किसको? सर आई एम अनम्यूटेड। अच्छा, आई एम अनम्यूटेड। फवाद रहीम इदरीस फजल अच्छा, शाहसवार खान। चले ठीक है, ओके। तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते रहोगे, और जी सर। बाकी लोगों में से जिसने सवाल पूछना है वो आप लोगों से राब्ता कर लेगा, और आप मुझे बता देंगे कि सर इसने सवाल पूछना है। हम अब प्रीवियस मोड पे फिर दोबारा जा रहे हैं कि ठीक है अब सर। इन 3 लोगों के अलावा जो भी किसी ने सवाल पूछना हो वो इनसे राब्ता करेगा व्हाट्सएप पे, और कहेगा कि मुझे ये लोग मुझे बता देंगे, तो हम उसको अनम्यूट कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, अच्छा जी, अब आप देखोगे इसमें K2 इज नथिंग बट हाउ सिंपल, रैंड फंक्शन जो आपकी थी, मॉड, ये आपका मॉड है जी 26। इसका मतलब ये है कि आपका की जनरेटर हमेशा एक वैलिड K2 जनरेट करेगा, क्योंकि K2 इज नथिंग बट एनी नंबर
अप टू 26 यानी 0 to 25 रैंडमली। हाँ जी तो ये आपका K2 हो गया। ये K1 का कोड हो गया, ये कोड K1 का है। कैन यू सी दैट? K1 के कोड में आपको 3 चीजें चाहिए थी रैंडम जनरेट इसको की जनरेटर को। एक ही अरे आपने डाली हुई है जिसका नाम लेट से A रख दिया है और इसमें वो 12 एलिमेंट्स है, ये आपने खुद उसमें डाली है जी। फिर आपने कहा है आई विल कैलकुलेट आई बाय रैंड मॉड 12, ये इंडेक्स आपने कैलकुलेट किया है, ये भी सी कोड है। सही है। और फिर आपने कहा K1 इज इक्वल टू AI, क्योंकि अब ये I पॉइंट कर रहा है इस अरे में और एक रैंडमली एक नंबर पिक कर रहा है जी। और इसने प्रिंट कर दिया या आउटपुट कर दिया आपके की जनरेटर ने कि K1 इज दिस। सही है। फिर आपके की जनरेटर सी कोड में आपका ये कोड आया K2 इज रैंड 26 और उसने प्रिंट कर दिया K2 इज दिस। बस की जनरेटर का काम खत्म हो गया। जब आपने कहा ओके जनरेट, उसने K1 और K2 आपको जनरेट करके दे दिए, उसने काम कर दिया, खत्म। ये आउटसाइड का बॉक्स जो पहले आप यूजर से आपको जरूरत पड़ती थी, ये अब आपने इससे ये काम ले लिया और ये हमेशा सही कीज जनरेट करेगा। जो यूजर को आपको बताना पड़ता था कि भाई आपने गलत एंटर किया फिर करो, ये कभी गलती नहीं करेगा। सही है। अच्छा, अब आप अटैक्स की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि लेक्चर्स में नहीं है। अगर आप लेक्चर्स देखो तो उसमें है। पहले तो खसूसन जो आप फोर्थ कह रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा उसमें है। लेक्चर में है सर, ये नहीं है लेक्चर में है, लेकिन अच्छा, क्लियर समझ नहीं आया मुझे। अच्छा ओके। तो अब पहले तो ये 3 को हम देख ले। 3 में आपने ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब ये है कि इधर ये जो डिक्रिप्टर बना हुआ है ये आपने इस्तेमाल करना है। आपके पास एक साइफर टेक्स्ट है और आपने प्लेन टेक्स्ट मालूम करनी है। अटैकर का ये काम है। अटैकर का काम क्या है? इधर ये था आपका एनक्रिप्टर और इधर ये भेजता था इस चीज को वैलिड यूजर को, जो कि ये डिक्रिप्टर है। इसने एक प्लेन टेक्स्ट ली और इसने एक की, जब व्हेन आई से की, इस केस में इट इज K1 K2, ठीक है, ऐसे इसने एक की इस्तेमाल की और इसने यहां से साइफर टेक्स्ट इसको सेंड कर दी। ये साइफर टेक्स्ट सेंड कर दी। अच्छा, अब वैलिड यूजर जब है उसके पास ये की है, वो भी की इस्तेमाल करेगा और इस साइफर टेक्स्ट को इनपुट करेगा और प्लेन टेक्स्ट आउट कर लेगा, जैसा कि आपने अपने आंसर क्वेश्चन 1 में किया है। आपने यही किया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक अटैकर है, वो यहां बैठा हुआ है बीच में इस जगह, ये जो ईव हम कहते हैं, एलिस, ये एलिस इस एंड पे है, ये बॉब है और ये बीच में ईव, ये अटैकर है। ये इस फिक्र में है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसने जब इस लाइन को मॉनिटर किया अटैकर ने, तो इसको तो साइफर टेक्स्ट मिली। साइफर टेक्स्ट से तो इसको नहीं पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है इस लव लेटर में, एक्चुअली क्या स्टोरी चल रही है। उसको तो कोई एब्सर्ड सा वर्ड मिलेगा। अब उसका ये मसला है कि वो इसको देखना चाहेगा कि ये यार ये क्या चीज है। उसके लिए जैसे मैंने बताया, समटाइम्स उसको ये पता होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, कि उसको किसी एक लेटर के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको किसी वजह से पता चल गई है कि यार ये एक साइफर टेक्स्ट के लेटर का ये प्लेन टेक्स्ट होता है, ये उसको पता है। एक एग्जाम्पल उसको P और C की पता है, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल पता, ये नॉन प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। लेकिन उसको की नहीं पता, और क्योंकि उसको की नहीं पता, इवन डिक्रिप्टर उसके पास भी है, अटैकर के पास भी डिक्रिप्टर का एल्गोरिदम है, ये सीक्रेट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? उसके पास की नहीं है, और जब तक उसके पास की नहीं है तो वो इस एक कॉम्बिनेशन P1 और C1 के अलावा वो कोई और चीज को डिकोड नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो उसने ढूंढना है कि मैं किसी तरह की पता कर लूं तो मैं सारे इनके लेटर्स को पढ़ लूं। की मालूम करने के लिए ब्रूट फोर्स वाला वो ये सिस्टम लेगा, डिक्रिप्टर वाले का सिस्टम लेके बैठ जाएगा और वो यहां पर ये P भी ले लेगा
वो सी भी जो उसको पता है, ये P1 इधर P1 उसको पता है कि P1 निकलेगा और इधर C1 उसने फीड कर दिया, C1 फीड कर दिया, उसको मालूम है वैलिड थिंग P1 होगी, यहां उसने कंपेरेटर लगाया, ये कंपेरेटर है आपका, ये कंपेरेटर, ये जो नोन P1 था इसको एक इनपुट रेफरेंस के तौर पे कर दी, और अब डिक्रिप्टर की जो आउटपुट है वो आपने दूसरी जगह फीड कर दी यहां, और की को अब वो बारी बारी ट्राई करेगा। मैं वैसे मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं, आपके इस केस में वो सीक्वेंस मुख्तलिफ होगा। फर्स्ट करो की रेंज थी बिटवीन 1 to 16 या ओके 1 to 26, तो पहले वो यहां 1 डालेगा, की डिक्रिप्टर रन करेगा और देखेगा क्या ये मैच हुआ, सी तो उसने फीड किया हुआ है, उसको P1 भी पता है, अगर की सही होगी तो इधर करेक्ट P1 निकलेगा, मैच हो जाएगा और ये कहेगा यस, अगर ये मैच नहीं होगा तो आपका ये कहेगा नो। यस और नो का मतलब है आप आउटपुट पे या 1 या 0 रख सकते हो, 1 का मतलब है यस और 0 का मतलब है नो, दिस इज योर चॉइस। कंपेरेटर का जो आपकी स्टेटमेंट है, इफ इट इज इक्वल टू दिस देन जो आपने करना है एक्शन। तो आप यहां पे अब की को एक सिरे से शुरू करेंगे, तमाम कीज बारी बारी ट्राई करेंगे, हर की पर डिक्रिप्टर रन होगा till the time it becomes equal to that known plain text, and then you will stop and you will say this is the key. Once you know that key, फिर अगला आपका जो पार्ट है फेज 2 वाला, उसमें आप पूरी की पूरी नॉट ओनली दिस एक टेक्स्ट बल्कि जितनी भी टेक्स्ट हो, जब once you have a key you are just like any valid डिक्रिप्शन साइट, और आप चाहो तो पूरी की पूरी फाइल्स अब डिक्रिप्ट कर सकते हो, ये ब्रूट फोर्स है। सही है? एवरीबॉडी गेट्स दैट कि इसको आपने सी में कैसे डालना है, सही है? यस सर। ओके, अब हम फोर्थ को देखें, 2 लेटर नॉन प्लेन टेक्स्ट। ये मैंने आपको बताया था, जो आपने खुद अभी यहां इक्वेशन इस्तेमाल भी की है, कि आपकी एनक्रिप्शन की इक्वेशन है ये P इंटू K1 प्लस K2, यही है? जी सर। इसके अंदर आपको 2 लेटर्स P1 P2 मालूम है और उनके अगेंस्ट C1 C2 मालूम है, ये 2 लेटर का, एक P1 पता है उसका C1 मालूम है, और एक P2 पता है उसका C2 पता है, P1 का C1 मालूम है, P2 का C2, ये आपको एक पेयर मालूम है, नोन। आप क्या करोगे, आपका ये जो ये है एनक्रिप्शन का इक्वेशन, इसमें आप एक पेयर की वैल्यू डालोगे P1 C1 की, तो ये क्या बन जाएगा, मैंने ये आपके स्लाइड्स में आपको बार बार मिलेगा कि P1 P की जगह आपने P1 डाल दिया इंटू K1, ये K1 हो गया, प्लस K2 इज इक्वल टू C1। दूसरा पेयर जो पता है आपकी, उसकी वैल्यू डाल दो, P2 इज इंटू K1 इज इक्वल टू K2 प्लस K2 सॉरी इज इक्वल टू C2 इज इक्वल, ये 2 इक्वेशंस हैं। इन 2 इक्वेशंस में आपको P1 C1 P2 C2 मालूम है, तो देयर आर 2 इक्वेशंस and there are 2 unknowns, ये K1 and K2 are the unknowns। आप इन इक्वेशंस को समझो कि यहां कांस्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये x है और ये y है। फर्स्ट करो यहां 3 लिखा था, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो आप ये 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं जानते? जानते हैं। सिर्फ क्या है कि आपने वो जो मैंने स्लाइड में भी आपको कहा है कि P की आपने मैट्रिक्स लिखनी है इनटू K की मैट्रिक्स लिखनी है इज इक्वल टू C का मैट्रिक्स या वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं। जो P की मैट्रिक्स है
इसका आपको इनवर्स मालूम है कैसे निकालते हैं, खसूसन ये जो 2/2 है ये तो वैसी बड़ी आसान है। तो आप अपने कोड में ये P1, P2, C1, P1, P2 और C1, C2 यूज करके ये मैट्रिक्स और ये वेक्टर बनाएंगे और इसका इनवर्स मालूम करके आप K मालूम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ओनली कोड इसमें क्या होगा, हाउ टू राइट P and C and how to compute P inverse for a 2/2 मैट्रिक्स। तो 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स के लिए कोड लिखना इज नो प्रॉब्लम, इज इट? जी सर। तो बस ये तो मैंने आपके चारों आंसर कर दिए। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके, अब आप सी में ट्राई करें। देखिए हम आप लोगों के साथ कोई गोली नहीं चलाते, आपने पहले भी तो अटेंड किए हैं हमारी लैब्स। इट हैज बीन ए वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंजॉयबल। होगा क्या, हम आपको ये जो कह रहे हैं पार्ट ए एंड B1 इसलिए कह रहे हैं कि आपको एक फेयर चांस दे रहे हैं कि आप पहले अपने लेवल पर थ्योरेटिकली, आपने कोड लिखने से पहले थ्योरेटिकली देखना था। जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए थ्योरेटिकल थे। हाँ जी, हाँ जी। इनसे आपकी अप्रोच तय हो गई कि मैंने कोड क्या लिखना है। फिर आप इसका कोड, हाँ जी, फिर आपने B1 में कोड भी लिखा और ट्राई किया। अब अगर ये दोनों चीजें आप करके आ गए, हम आपसे कहेंगे वेरी गुड, और हम उसको चेक करेंगे, आपको शाबाश देंगे, अल्लाह हाफिज हो जाएंगे आप। लेकिन कुछ लोग, विच इज एक्सेप्टेबल, कि आप कहेंगे कि सर ये B1 जब हम कर रहे थे तो हमें ये वाली चीज, आपका पार्ट ए तो सबमिट हो जाएगा फाइनली, क्योंकि वो थ्योरेटिकल था, अप्रोच का वो आपने क्लास लेक्चर से पूरा सीखा वो होना चाहिए, और आंसर वो तो सबमिट हो गया। अभी B1 में हम आपको चांस दे रहे हैं कि यार आप करके आए, कुछ कसर रह गई, कोई बातें आपको समझ नहीं आई, आप पूछ के उसको इम्प्रूव करके सबमिट करना चाहते हो, इसलिए अब B2 इज अनदर चांस कि आपके B1 की पेनल्टी खत्म हो गई और आप B2 पे इम्प्रूव हो गए। अगर आप कहोगे कि B1 इज फाइनल, फिर हम आपको कोई बॉदर नहीं करेंगे, आप वो दिखाओ और चले जाओ। ठीक है। और एग्जैक्टली यही हमने पिछली दफा भी फॉलो किया था, जब हम वहां पर विदाउट ऑनलाइन कर रहे थे तो हमने यही काम किया था ना। आपको हम इवन ड्यूरिंग लैब गाइड करते थे कि यार अगर कहीं फंसे हुए हो तो कैसे हल करोगे। मगर हम ये चाहते हैं कि आप जो भी कुछ करो, और वो हमसे पूछो, आप कोलीग से पूछो, नेट से ढूंढो, बुक पे जाओ, समझ लो। हम आपको सिर्फ ये देखेंगे कि जो कुछ आपने अल्टीमेटली किया, क्या आपको उसकी समझ है, ये हमारा आपका ओरल है। अगर आपको समझ है तो हम आप सबको ए देने में हमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई कहत नहीं पड़ा हुआ कि यार बस 2 को ये देना है। स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये तो ये है कि इफ यू डू ए डिसेंट प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ यू कैन गेट एन ए। तो कोई मसला नहीं है और कोई गोली नहीं लग जाती। आपने पहले भी देखा है कि अगर कोई चीज आपको नहीं आती, जैसे हम अभी बता रहे हैं पूरा सोल्यूशन, हम वहां बताना शुरू हो जाते हैं आपको। लेकिन हम आपको एक चांस देना चाहते हैं कि आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करके आओ, तब आप अच्छे सवाल पूछोगे और सीखोगे। अगर आप ये एक्सरसाइज करके खुद ना आएंगे तो फिर हम वहां पे ये सारा दोहरा देंगे, आप फिर भी सोचते रहोगे कि यार इट इज सो ऑब्वियस, खामखा में सर बॉदर कर रहे हैं। इसलिए हम आपको वो चांस देते हैं कि जब प्रैक्टिकली कोई काम करो तो उसकी एडेड जो डिफिकल्टीज है उनको कैसे एड्रेस करते हैं। जैसे आप अभी खुद ही कह रहे थे कि सर ये आता तो सब कुछ है, मगर इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करें जब हम डालते सी में। तो हम इसलिए आपको कह, इट इज ए लर्निंग थिंग। ये काम हम पहले भी कर रहे थे, इसका कोई ऑनलाइन से ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट आई कंसिडर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लर्निंग एक्सपीरियंस। इसलिए लैब्स को हमने एज ए इंस्ट्रक्टर कंडक्ट करते हैं, और मैंने सारे इंस्ट्रक्टर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है, इसीलिए कि मेरे हिसाब से तो आपकी बेस्ट लर्निंग ये है। ओके, सही, ऑलराइट, अच्छा जनाब, चले, हमने कोई हर्ज नहीं है। ये फिर आपका 1 था जो हमने सारा कर लिया है। अब आप लेकर आएंगे तो इट विल बी क्विक इन योर लैब। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। जी जी। जो क्वेश्चन 1 है, इसमें तो आप एक लेटर दे रहे हैं। अगर मैं एक पूरे वर्ड का करूं, फॉर एग्जांपल मेरा जैसे नाम है मोहम्मद फजल, तो मैं अगर मैं अपने फजल के नाम से करूं तो फजल का पूरा क्रिप्ट कर सकता हूं?
इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। ओके, गुड क्वेश्चन। हियर इज द आंसर। प्रोजेक्ट 2 का जो फेज है, ये वहां पे प्रोजेक्ट 1 में हमने फेज 1 कराया था। अब हाँ जी। प्रोजेक्ट 2 में जो फेज है वो यही बात कह रहा है कि आपने वही सारी चीजें जो 4 पहले बिल्ड की थी, जो सिर्फ हाँ एक जी। लेटर के लिए आपने टेस्ट की है, असल में बिल्ड की थी, टेस्ट एक लेटर के लिए की है वहां आपने। हाँ हम जी। आपको ग्रेजुअली ला रहे हैं ना उधर, कि आप कहीं जी। इसी को, इन्हीं चीजों को अगर आप इटरेटिवली इस्तेमाल करो, एक लेटर का अगर आपने सीख लिया है, आप अगर उसी कोड को इटरेटिवली करो तो आप 10 लेटर, 16 लेटर, 64, इस केस में हम कह रहे हैं 64 लेटर की कोई टेक्स्ट लिखो, प्लेन टेक्स्ट, और अपने पिछले चीजों को लूप में 64 टाइम्स चलाओ और एनक्रिप्ट कर दो। तो अब सर आपका सिंपल है, पहले हम कैरेक्टर यूज कर रहे थे, अब हमें स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। करेक्ट, या एन अरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग, जो भी आप बेहतर हैंडल कर सकते हो, दोनों चीजें ठीक यस है। सर। ठीक है, तो अब आप यहां उसी को मैंने कह दिया कि पहले एंड वाज 1 हमारे उस सवाल में, अब एंड इज 64, तो वही प्रोग्राम आप 64 टाइम्स चलाओगे और अप टू 60। अब ये एंड भी प्रोग्रामेबल है। योर टेक्स्ट में भी 100 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स, 5 जितनी आपका साइज है, यू कैन रन इट सो मेनी टाइम्स एंड कैरी आउट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ सच अ लार्ज टेक्स्ट। ठीक हो गया? सही। इसमें मैंने जो पहले आपके फेज 1 में भी ये डाला हुआ था, फिर मैंने सोचा कि ये खाली एक जगह ही काफी है। ये स्टैटिस्टिकल अटैक, इसमें एक एडिट चीज है, वो ये थी कि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि आप गिरोगे उन लेटर्स को, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है उसकी जगह ई, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंट की जगह दूसरा टी या जो भी है, और आप उसको डिकोड करोगे। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम कह रहे हैं कि ये काम अभी आप विद इन द सेम सिस्टम कर रहे हो, एनक्रिप्टर भी उधर ही बैठा हुआ है, डिक्रिप्शन भी वहीं कर ली। आपने कई दफा एनक्रिप्टर की आउट को डिक्रिप्टर पे फीड करके चेक भी कर लोगे कि ये दोनों काम कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर दो डिफरेंट यूनिट्स पर जो रिमोटली लोकेटेड है, लैन में या वैन में रिमोट है, आप उनमें भेजें और इस बात को टेस्ट करें कि यही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, यानी एक फाइल अब आप भेजेंगे, इधर एनक्रिप्ट करेंगे, उधर भेजेंगे, वहां पे डिक्रिप्ट करेंगे और की भी भेजेंगे। ठीक है, तो यही काम आप अब दो रिमोट नोड्स पे दिखाएंगे जो फेज 3 है। तो आपके प्रोजेक्ट 2 में पहले पार्ट की स्लाइट एक्सटेंशन एंड रनिंग इट बिटवीन 2 रिमोट नोड्स, ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके सर। ओके, अच्छा। अब मे बी हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आज के लेक्चर का कर लेते हैं जितना हमारे पास टाइम है, और फिर हम विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। अभी हमारे पास अबाउट से हाफ एन आवर है, अब इसमें बेसिक चीजें इस लेक्चर की कर लेते हैं और फिर हम जारी रखेंगे। वी आर नॉट वरीड, जब तक कि हम टाइम फ्रूटफुली इस्तेमाल करते हैं, वी विल नॉट रश अप। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो और नहीं होगे, ईदर इन द क्लास लेक्चर और फॉर द लैब, वी विल नॉट मूव, इट इज योर राइट। ओके, अच्छा, अब मैं एक रिव्यू कर दूं कि हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया हुआ है और अब उससे आगे हम क्या करने वाले हैं। हमने आपको अभी तक जो पिछले तमाम लेक्चर्स है अप टू लेक्चर 7, क्लासिकल सिमेट्रिक की साइफर्स की तमाम टेक्निक सिखाई हैं। ये असल में एफाइन साइफर उसी में से एक था जिसका आपको प्रोजेक्ट दिया है। इस क्लासिकल सिमेट्रिक की साइफर को हमने 3 हिस्सों में ब्रेक किया था। एक कहा था सब्स्टिट्यूशन साइफर की टेक्निक्स, एक ट्रांसपोजिशन साइफर और एक परफेक्ट साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर में दो तरह के हमने सीखे हैं, मोनो एंड पोली। मोनो में हमने ये 4 साइफर सीखे हैं, ये मैं इसको चेक कर लेता हूं। ओके, मोनो के अंदर हमने ये 4 साइफर सीखे थे, जिसका ये एफाइन साइफर आपके प्रोजेक्ट में है। हमने ये चारों को बहुत डिटेल में सीखा है। और पॉली अल्फाबेटिक साइफर में हमने ये 4 टेक्निक सीखी हैं, एक ऑटो की साइफर, वाइगनर साइफर, प्लेफेयर साइफर एंड हिल साइफर। बहुत डिटेल से हमने ये चारों
पोली के केस में सीखे। अच्छा, इसका बाद हमने उसके बाद हमने ये ट्रांसपोजिशन साइफर सीखी, जिसके आपको पता है कि हमने कीलेस और कीड की दोनों एग्जाम्पल देखी, जिसमें हम रो वाइज लिख के कॉलम वाइज पढ़ लेते थे या कॉलम वाइज लिख के रो वाइज पढ़ लेते थे, तो ये शफलिंग हो जाती थी और ये ट्रांसपोजिशन। फिर हमने कहा कि यार एक परफेक्ट साइफर वो होगा जिसमें इनफाइनाइट, अगर आपका प्लेन टेक्स्ट है तो इनफाइनाइटली रैंडमली जनरेटेड नंबर आप उसको दें। तो ऐसा साइफर, क्योंकि हर साइफर का अगेंस्ट एक वैलिड प्लेन टेक्स्ट होगा, तो ये एक बड़ा सेफ परफेक्ट साइफर होगा जो आप अनब्रेकेबल कंडीशन में होगा, और इसको हम वन टाइम पैड कहते हैं। तो ये तीसरा केस था जो हमने सीखा, और उसका एम यही था कि हमने ये जो पिछले दो साइफर थे, ये वाले सब्स्टिट्यूशन और वो, उसको हमने इस तरह कैच किया था कि उनमें अल्टीमेटली कोई इंग्लिश लेटर की स्टैटिस्टिकल बिहेवियर होता था, हम उसको पकड़ लेते थे। लेकिन इसको हम इसलिए नहीं पकड़ रहे, ये हमारे तमाम दूसरे साइफर जो हमने सीखे हैं उनके प्लॉट है। प्लेन टेक्स्ट में एक बिहेवियर था कि ई सबसे ज्यादा है, टी उससे कम है। इस वजह से जब हम किसी लेटर को देखते थे कि वो इस जगह है, तो हम ढूंढ लेते थे ये ई है। अगर वो इस जगह है, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हम पकड़ लेते थे ये टी है। हमने जब दूसरे साइफर भी बनाए, मोनो और पोली, उनमें भी कुछ ये इतना अच्छा नहीं भी रहा प्लॉट, मगर कुछ ना कुछ बिहेवियर ऐसा था कि हम फिर भी पकड़ लें। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, स्टैटिस्टिकल टैग से, all of them were in trouble, except ये जो परफेक्ट साइफर होगा, इस केस में ये होगा कि each letter, यहां लेटर्स है, has equal probability of occurrence। तो अब आप टेक्स्ट देखोगे तो क्योंकि परफेक्ट साइफर से हुई भी है, तो each letter will be equally occurring, तो you cannot break it। ये है वो परफेक्ट साइफर। if your key is random for infinite text letters, then there is a probability, equal probability, ये, and you cannot break such codes। ये परफेक्ट साइफर है, ये हमने सीखे। इस सारी स्टोरी के बाद हमने कंक्लूड ये किया कि दो अच्छी टेक्निक्स हमें पता चल गई हैं, एक सब्स्टिट्यूशन की और एक परमुटेशन की। ये हमने ट्रांसपोजिशन में परमुटेशन इस्तेमाल होती है, परमुटेशन की। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन में ही हमने परमुटेशन भी सीखी थी, उसके अलावा ट्रांसपोजिशन। तो हमने कहा, अल्टीमेटली कंक्लूड किया कि हमें ये दो टेक्निक्स पता हैं, हम अगर सब्स्टिट्यूशन को कई दफा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइफर बन जाएगा। अगर हम ट्रांसपोजिशन या परमुटेशन को कई दफा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइफर बन जाएगा। और अगर हम इन्हें मिक्स करके मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइफर बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन को मिक्स करके रिपीट मैनी अ टाइम्स इटरेट करने वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट साइफर। ये वो अप्रोच है जो फिर मॉडर्न साइफर ने अडॉप्ट की। मॉडर्न वालों ने भी सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन को मिक्स किया है और मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल किया है, एंड दे हैव यूज्ड द सेम कॉन्सेप्ट इन ए बिट लेवल डोमेन एंड इंप्लीमेंटेड मॉडर्न साइफर। तो ये हमारा मॉडर्न साइफर है जिसको अब हम सीखेंगे। मॉडर्न साइफर के लिए सीखने से पहले हम मॉडर्न साइफर में बेसिकली डीईएस और एईएस सीखेंगे। डीएस और एईएस के लिए जो बेसिक ब्लॉक्स हैं, हम पहले उनको समझ लेंगे। अगर हमने वो ब्लॉक समझ लिए तो फिर आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े साइफर आप एक एक दिन में शायद उन्हें कंप्लीट कर सको, लेकिन उसके पीछे जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है या जो मैथमेटिक्स है उसे हम देख लेंगे, तब ये काम मुमकिन है। वो क्या है, हम बेसिक्स देखना चाहते हैं मॉडर्न ब्लॉक साइफर के। अगेन लाइक क्लासिकल वाज आल्सो सिमेट्रिक की साइफर, मॉडर्न इज आल्सो ए सिमेट्रिक की साइफर। तो इसमें वही सारे कंपोनेंट हैं, एनक्रिप्टर है, डिक्रिप्टर है, इधर प्लेन टेक्स्ट है, इसकी आउटपुट साइफर टेक्स्ट है, इधर की अप्लाई होती है, इसमें साइफर टेक्स्ट इन जाता है, सेम की अप्लाई होती है और प्लेन टेक्स्ट निकलता है। इस लिहाज से इट इज द सेम, ठीक। लेकिन अब फर्क कहां आना शुरू हुए। पहला फर्क यह है कि अभी तक हम जो सारी बातें कर रहे थे,
जो क्लासिकल वाले वो यहाँ एक लेटर बाय लेटर एनक्रिप्शन हम कर रहे थे, जो आपने फिर इटरेट करके भी चलाया, ठीक है। तो हमने इसको, इन्होंने कहा कि नहीं लेटर बाय लेटर अच्छा आइडिया नहीं है, दे सेड कि हम बिट्स के ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डीएस वाले हैं, दे यूज ए ब्लॉक ऑफ 64 बिट्स है, और की भी बिट्स की शक्ल में हम कहते हैं, जैसे डीएस वाले की जो है वो 56 बिट की लगाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेटर, उस केस में हम क्या कह रहे थे कि अगर एक लेटर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर हम यहां फीड करते थे, और एनक्रिप्शन में हम उस नंबर को मैनिपुलेट करते थे की के साथ। जैसे हम यहां कहते थे P इंटू K1 प्लस K2, ये काम करते थे और फिर उसका C आउट कर देते थे, ये काम हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम इस केस में वो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं यहां हम एक ब्लॉक ऑफ बिट्स फीड करेंगे, यहां हम एक ब्लॉक ऑफ बिट्स इधर फीड करेंगे। दीज टू मे नॉट बी सेम इन साइज और मे बी सेम इन साइज, कोई नहीं, और हमें एक ब्लॉक ऑफ बिट्स साइफर टेक्स्ट मिलेगा। इधर भी वो ब्लॉक ऑफ बिट्स फीड करेंगे डिक्रिप्टर, और ब्लॉक ऑफ बिट्स अगेन प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा बाय यूजिंग द सेम की। तो एक कॉन्सेप्ट में चेंज आया कि नॉट द लेटर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स बट ए ब्लॉक ऑफ बिट्स। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये था कि अब आपको कोई भी चीज, एनी काइंड ऑफ मल्टीमीडिया थिंग you can encrypt and decrypt rather than only text letters one by one. अगर आपके पास एक इमेज है, ये आपके पास इमेज है, अच्छा जी, इमेज में तो कोई टेक्स्ट लेटर्स नहीं है, से ये आपका कोई ड्रॉ की हुई, इस पे कोई डायग्राम है, ये इमेज है। अब इसमें तो कोई टेक्स्ट लेटर्स नहीं है, मगर ये सारा इमेज में ये पिक्सल्स हैं, जो आप जानते हो पहले से, हर पिक्सल की वैल्यूज भी हैं। तो आप इन पिक्सल की वैल्यूज इतने पिक्सल पिक करोगे कि आप 64 बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, लेट्स से अगर ईच पिक्सल 8 बिट का है तो आप 8 पिक्सल पिक करोगे तो 64 बिट्स हो जाएंगे। एक ब्लॉक ऑफ द 64 बिट्स यहां फीड करोगे, इसको एनक्रिप्ट करोगे, फिर दूसरा ब्लॉक ऑफ 64 बिट्स करोगे फीड, तो या यू आर लुकिंग ओनली बिट्स। तो यहां 64, इस तरह it can be an image, it can be a voice file, it can be a text file। अगर आपकी टेक्स्ट फाइल है और वो ASCII में लिखी हुई है और एक लेटर 8 बिट ASCII का है सपोज, तो आप 8 लेटर्स क्या ASCII के बिट्स यहां फीड कर दोगे, तो आपके 8 लेटर्स एज ASCII बिट पैटर्न यहां चले गए। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि ही इज लुकिंग एट इट बिट्स एंड इन ए मल्टीमीडिया डोमेन एनीथिंग वेदर टेक्स्ट और एन इमेज और ए वॉइस, एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज बिट्स एंड हैंडल्ड बाय द मॉडर्न ब्लॉक साइफर। अनलाइक कि वहां हम एक लेटर लेते थे और उसका एक नंबर ट्रीट करते थे एज ए इनपुट एट दीज टू प्लेसेस। ओके, आर यू विद मी? Yes, sir. ओके, We are listening you. ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा, ये एक मेजर हमारा हुआ फर्क। दूसरी चीज हमारी वही है जो हमने वहां सीखी थी। क्लॉड शैनन ने ये बात कही कि एक सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन साइफर की कॉम्बिनेशन से हम मॉडर्न कॉम्प्लेक्स साइफर बना सकते हैं। उसने इसके नाम एसपी नेटवर्क कहा, सब्स्टिट्यूशन के लिए एस, परमुटेशन के लिए पी। उसने कहा एसपी नेटवर्क्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर। और उसने कहा P का मतलब है P बॉक्स विच इज परमुटेशन बॉक्स, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, S बॉक्स। अगर हम ये उसी तरह जैसे हमने पीछे प्रोडक्ट साइफर कहा था, अगर हम ये S और P बॉक्स लें, इन्हें आप मिक्स करें और इनको कई दफा इटरेट करें, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मॉडर्न ब्लॉक साइफर इज। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा वो सारा नॉलेज इधर बिट्स की शक्ल में काम आ जाएगा। A very good thing. Learning of classical is not a waste. आपको बहुत सारी चीजें आपने इंटरेस्टिंग वे से वहां सीख ली। अच्छा,
अब इसके लिए हमें ये करने के लिए ओके, पहले हम ये ओके, चलो हम यहाँ पहले कह लें कि थोड़ा सा देख लें कि परमुटेशन का क्या है मामला और सब्स्टिट्यूशन का क्या मामला है। परमुटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के पहले कॉन्सेप्ट को देख लें, फिर इनकी अरेंजमेंट्स को देखेंगे। लेट्स से हम पहले परमुटेशन बेस्ड ब्लॉक साइफर देख रहे हैं। हमारा ये परमुटेशन का बॉक्स है, इसमें यहाँ ये 3 इनपुट्स हैं, लेट्स से 1 2 3। अगर ये नंबर यहाँ इनपुट है, सपोज परमुटेशन को हम जनरली सीख रहे हैं, ये नंबर बाइनरी भी हो सकते हैं जो आइंदा हमारे बाइनरी होंगे, या ये कोई नंबर भी हो सकते हैं इन ए कॉन्सेप्ट। हम कह रहे हैं ये एक चीज है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने परम्यूट करना है और इसने आउटपुट देनी है परम्यूटेशन के बाद। आप अपने कॉलेज टाइम के नॉलेज से बताइए कि क्या आप ये जो परम्यूट करेंगे 3 चीजें, ये आप इन हाउ मेनी वेज यू कैन परम्यूट देम। पहले ये बताएं कि क्या क्या परम्यूटेशंस हो सकती है पॉसिबल 3 ऑब्जेक्ट्स की इन 3 लोकेशन। कोई आप बोलिए, बताएं क्या क्या परम्यूटेशन आपने कॉलेज अलजेब्रा, या हम कॉलेज अलजेब्रा की रिवीजन कर रहे हैं कि इफ देयर आर 3 प्लेसेस एंड देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, उनका नाम हमने रख दिया 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ABC PQR व्हाटएवर, तो इनका नाम है 3 ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 है। देयर आर 3 लोकेशंस, हमने इनको परम्यूट करके फिल करना है इन 3 पोजीशंस को। तो नंबर 1 किस किस तरह फिल किए जा सकते हैं, नंबर 2 कितनी पॉसिबिलिटीज है इनको फिल करने की, परम्यूट करने की, ये परम्यूटेशन का है, ठीक है। परम्यूट करने इनको क्या कैसे कैसे परम्यूट किया जा सकता है, वो खाली हम इस केस में जस्ट एज ए रिमाइंडिंग देख लेते हैं कि भाई एक तरीका कि यार इधर 1 रखो है और यहां 2 3 डालो है, और दूसरे केस में इधर 1 ही रहने दो और इन 3 2 की पोजीशन बदल दो, ये 2 परम्यूटेशन बन गए, सही है ना। एक और कि यार इधर 2 रखो और यहां पर बाकी 2 नंबर डालो 1 3, और फिर अगेन यहां 2 रखो और ये 1 3 को उलट दो, 3 1 कर दो, ठीक है ना। इसी तरह फिर यहां 3 रखो और यहां 1 2 डालो और फिर यहां 3 रखो और 2 1 डालो, 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम इन 3 नंबरों को 3 पोजीशंस में परम्यूट कर सकते हैं। ये परम्यूटेशन के एग्जांपल्स है कि 3 इन 6 मेथड से अरेंज किए जा सकते हैं। ये हमने कॉलेज अलजेब्रा में परम्यूटेशन सीखी थी, यू रिकॉल, रिमेंबर, क्यों भाई, ठीक है ना। Yes, sir. ये मैंने उन कितने तरीके से कोई चीज को परम्यूट किया जा सकता है, ये मैंने यहां पर ये लिस्ट कर दिया। इसके आउटपुट पे सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। इनकी तादाद क्या होगी, कैन यू टेल, तादाद क्या होनी चाहिए, कैन यू से विदाउट लिस्टिंग ऑल ऑफ देम। मैं आपसे पूछूं कि यार ओके देयर इज नो नीड टू लिस्ट ऑल ऑफ देम, जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज इट, जस्ट गिव मी एन आंसर। आप क्या होगे अगर 3 चीजों को 3 लोकेशन में परम्यूट करना है, तो यू लिमिटेड सर इट विल बी 3 फैक्टोरियल वेज, 3 factorial. What is 3 factorial? Start with the highest number 3, keep multiplying by the next, then by the next smaller number till the time you reach 1. 3 into 2 into 1 is equal to 6. You can arrange 3 numbers in 3 positions in 3 factorial ways. ओके एंड हमने देखा है कि यस इट इज ट्रू, ये दे आर 6 वेज, देयर आर ओनली 6 वेज जो आप परम्यूटेशन बना सकते हो। तो टू फाइंड के हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, दे आर। सर ये लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है, 1 minute रह गया।
अच्छा होगा तो हम दोबारा वो करेंगे। वी विल कंटिन्यू टिल 12, हमारा 12 तक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई विल, आप फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इन जनरल आप कह सकते हो कि परमुटेशन वाइज n फैक्टोरियल, अगर यहाँ n इनपुट्स होती तो n फैक्टोरियल। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, वी आर बैक। आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लिया? 10 लोग, 11 हो गए, 12 और 12 लोग हैं। अच्छा, आप अपना वो उधर एंटर करते रहिए चैट में अपनी अटेंडेंस को, ताकि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड हो हम उसको यूटिलाइज कर लें। अगर तीनों होंगे तो तीनों को कर लेंगे, और अगर जो भी एक रिकॉर्ड इज एनफ कि आप यू वर देयर इन द क्लास। ठीक है, अच्छा। तो n फैक्टोरियल वे आपको ये रिकॉल हो गया कि मैंने आपको रिवाइज करवाया है कॉलेज अलजेब्रा अबाउट परमुटेशन। तो ये you can arrange them in n factorial ways, जिसका मतलब है n into n minus 1 into n minus 2 etc till into 1 तक आप जाते, ये n factorial है for the permutation in college algebra. Okay, all right, ये बात समझ आ गई है? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात देखें। हम जब कहते हैं कि यार ये एल्गोरिथम तो नोन होता है लेकिन सिक्योरिटी इज इन द की, तो वो इस तरह कहते हैं कि अब अगर खाली ये 3 बिट्स थे। अच्छा, पॉज। माइक म्यूट करो। अच्छा जी, हम चलिए सर, कंटिन्यू कर लो। ओके, अच्छा ठीक हो गया। तो हम कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं कि हम कहते हैं ना कि यार ये तो सारों को पता है और सिक्योरिटी इज इन द की। अब हम वो जरा सा देखने लगे कैसे सिक्योरिटी इज इन द की। इधर अगर ये 3 बिट्स थे कुछ भी, दे कुड बी अरेंज्ड इनसाइड इन so many different ways. In this case, let's say 6 possible ways. It is only a key which will choose which of them. यहां पर एल्गोरिथम तो सिंपल था कि परमुटेशन, राइट, लेकिन अब उसकी पॉसिबिलिटीज अगर n फैक्टोरियल हैं तो अब उसको नहीं पता कि भाई विच कॉम्बिनेशन, विच परमुटेशन इज टू बी चोजन। वो सिलेक्शन ये की कर रही है इसमें से, और यहां इस वजह से ये की नॉलेज सीक्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात हमने बता दी कि भाई परमुटेशन। अब यहां पे आप अंदाजा लगाओ कि इफ इट वाज अ 64 बिट डाटा, हालांकि उसमें तो बहुत ज्यादा परमुटेशन और सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हुई है। इवन एक 1 परमुटेशन में आपके लिए 2⁻64 पॉसिबिलिटीज होंगी जो कोई एक एग्जिस्ट कर सकती थी जो इस की ने सेलेक्ट की है। तो इवन दिस इज ए डिफिकल्ट थिंग फॉर द अटैकर कि यार वो कौन सी वाली परमुटेशन, मुझे एल्गोरिथम तो पता है बट विच वन। दैट इज हाउ दिस, हम सिक्योरिटी को कहते हैं की में। इवन इन दिस स्मॉल एग्जांपल, क्योंकि देयर आर फॉर दिस 3 बिट कीज देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, तो अब इन 6 पॉसिबिलिटीज को सिलेक्ट करने के लिए की का साइज क्या होगा यहां पे बताइए? अगर इन 6 को 18 सर, 18 की को 6 डिफरेंट ऑप्शन यहां देने होंगे कि भाई मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूं या ये, तो आपको यहां 6 पॉसिबिलिटीज के लिए कोई प्रोविजन रखनी है। अच्छा, तो आपको नंबर ऑफ बिट्स बताने, बिट्स इज अ गुड वे, आपने बिट्स तो 6 पॉसिबिलिटीज के लिए कितने बिट्स? 6 पॉसिबिलिटीज के लिए कितने बिट्स चाहिए? ठीक है, ओके। तो अब बताइए इन 6 को सिलेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए?
नंबर ऑफ बिट्स फाइंड आप नंबर ऑफ बिट्स आप फाइंड करते हैं ओके सर कंटिन्यू कर लो। अच्छा ओके नंबर ऑफ बिट्स हम करते हैं बताइए कितने बिट्स किसी भी चीज के लिए नंबर ऑफ बिट्स के लिए क्या होता है हम उसका लॉग टू द बेस लेते हैं लॉग तो log to the base 6 log of 6 to the base 2 जो है this will be the number of bits जाहिर है अमूमन ये पूरे नंबर ऑफ बिट जो होते हैं वो 4 8 16 32 के होते हैं तो उस अगर ये वैल्यू जो होगी इस तो हम इसकी सीलिंग वैल्यू ले लेंगे क्योंकि इसका आंसर तो आएगा कोई बिटवीन 2 and 3 क्योंकि 8 इस का आंसर 3 है और 4 का आंसर 2 है तो मे बी सपोज इसका आंसर आता है 2.7 उसकी अगर आप सीलिंग वैल्यू लेते हैं तो दैट विल बी 3 तो आम तौर पर जो चीजें आप यहां बनाते हैं वो 2 to the power ही होती हैं इस केस में तो ये 3 था अक्सर ये ऐसी होती है कि इनके केसेस ये होते हैं 2 to the power 4 पॉसिबिलिटीज या 2 to the power 6 2 to the power 9 इस तरह केस होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पावर है दैट बिकम्स द नंबर ऑफ बिट्स ठीक है ये तो अगर 3 के केसेस 3 फैक्टोरियल थे जो कि 6 है तो इसके लिए की का साइज आपको log ऑफ 3 फैक्टोरियल टू द बेस 2 सीलिंग वैल्यू जो कि विच कम्स टू 3 बिट्स आपको यहां की 3 बिट्स चाहिए इस एग्जांपल में और इन जनरल अगर ये n इनपुट का परमुटेशन होता तो n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हैं और उसके लिए की का साइज log ऑफ n फैक्टोरियल टू द बेस 2 उसकी सीलिंग वैल्यू ओके ओके सर अच्छा ये अगर परमुटेशन के लिए था अब हम देखें सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है सब्स्टिट्यूशन को अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें तो वो ये बनेगा क्या बनेगा अब हमें अलाउड है पहले परमुटेशन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस देख लें क्या डिफरेंस है परमुटेशन और सब्स्टिट्यूशन में आपने पिछले लेक्चर्स के क्लासिकल साइफर से बताइए है कोई फर्क पहले अपने लेटर्स के साथ अगर ए बी सी 3 लेटर हैं प्लेन टेक्स्ट ठीक है बताओ कि क्या लिमिटेशन होगी परमुटेशन में और क्या लिमिटेशन होगी सब्स्टिट्यूशन में in case of permutation it has to be same letters permuted जो हमने देखा था ट्रांसपोजिशन साइफर में भी आप कुछ भी करें इन्हीं लेटर्स को परम्यूट करेंगे परम्यूटेशन ये था कि या एबीसी कह लें या एसीबी कह लें या बीएसी कहें कुछ भी कहें इन्हीं लेटर को परम्यूट करते हैं ये परम्यूटेशन है लेकिन सब्स्टिट्यूशन इज मच ब्रॉडर आप एपीसी के अगेंस्ट अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो आप यहां पर ए की जगह आर बी की जगह सी बी की जगह एन सी की जगह टी लिख रहे हैं आप इस पूरे अल्फाबेट सेट में से आप इसके अगेंस्ट कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहां पर इन्हीं नंबरों को लिखना पड़ता है इन ए डिफरेंट ऑर्डर यहां आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन का है सब्स्टिट्यूशन और ये परमुटेशन का था परमुटेशन ओके पी बॉक्स कैन यू सी द डिफरेंस कैन यू सी द डिफरेंस इट इज मच मोर broader way of replacing thing it is much more powerful इस केस में possibilities बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इसके निस्बत you see that yes sir इसी को यहां हमने पिक्टोरियली बिट्स या नंबर्स के लिए बनाया है कि अगर इन नंबर्स को अब सब्स्टिट्यूशन वाइज करना हो तो अब इनकी जगह कोई
और नंबर भी रिप्लेस हो सकते हैं. इट डजंट हैव टू बी ए परमुटेशन ऑफ 1 2 3. इस काम को अगर हम डायग्राम में बनाएं तो बेसिकली जी नहीं सर, आपको नहीं बोला. ओके, डायग्राम में बनाएं तो अगर हम यहां एक डिकोडर ऐड कर दें 3 to 8 का, ये 3 बिट 8 बिट डिकोडर जैसे होता है, और इसकी अब यहां पर 8 by 8 परमुटेशन का बॉक्स लगाएं, 8 इनपुट 8 आउटपुट का, और फिर आगे दोबारा एनकोड करके इसको 3 बिट्स में निकाल लें. तो अब हमारा स्कोप बहुत बड़ा हो गया. अब हमें अगर यहां पर लेट्स से बाइनरी भी है तो हमें 1 0 1 के अगेंस्ट ऑल आउटपुट इन्वॉल्विंग 2 1s और 1 0 वाली जरूरी नहीं है. वी माइट गेट आउटपुट 1 1 1 ऑल्सो टू बी सब्स्टिट्यूटेड. वी माइट गेट आउटपुट 0 0 0 टू बी सब्स्टिट्यूटेड. तो इस चीज को डायग्रामेटिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं. अब आपका परमुटेशन का ऑप्शन 8 by 8 इस केस में हो गया. वो क्या है कि जो ये बिट्स थे यहां पर, ये अगर बिट्स थे आपके, ये बिट्स थे n, तो आपकी ये पॉसिबिलिटीज अब है 2 to the power n का परमुटेशन बॉक्स है. अगर 2 to the power n का परमुटेशन बॉक्स है तो अब आपकी पॉसिबिलिटीज 2 to the power n फैक्टोरियल हो गई. ये पहले खाली n फैक्टोरियल था, अब 2 to the power n फैक्टोरियल हो गया. और इस वजह से अब आपके केसेस बहुत बढ़ गए. जैसे 3 बिट वाला केस था तो 2 to the power 3 फैक्टोरियल का आप लॉग से नंबर ऑफ बिट्स फॉर की निकालेंगे जो 16 है. अब पॉसिबिलिटीज के लिए की का साइज 16 है. इट हैज मच मोर वेराइटी द सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, और इसके लिए मच बिगर की का चॉइसेस है. ऐसे उसको ब्रेक करने में उसको इतनी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ेंगी. तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या तरीका है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमने कर लिया. हमने परमुटेशन और सब्स्टिट्यूशन को समझ लिया. अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज हमारा टाइम पूरा हो गया है, सो वी हैव टू स्टॉप इट. ये उसी को मैंने ड्रॉ किया हुआ है. ये डायग्राम उसी की ड्रॉन है कि अगर 4x4 का डिकोडर हो, माइक म्यूट कर लो प्लीज. और 4x4 का डिकोडर हो और एक परमुटेशन उसमें हम बनाएं तो ये कैसा नजर आएगा. ये उसी की एक पिक्टोरियल व्यू है. आगे हम विल डिस्कस अब इसी बात को नेक्स्ट क्लास में आगे लेके चलेंगे एज ए पी बॉक्स एंड एस बॉक्स. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज. सर जी जी, ये कुछ अटेंडेंस हो जाएगी अभी? आपने जो भी सब लोगों ने अपने उसके अंदर एंटर कर दिया है हमारे जी ये जो है इस चैट Zoom में, जी इस चैट बॉक्स में वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो सही है. उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी. ठीक हो गया. ओके, और ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज. सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.